लो जी, जल्दी आ जा। चालू जी। नमस्कार टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत बढ़िया है। सुनाई दे रहा है तो यस लिख के भेजे। आप तैयार हैं? हमारी आवाज आ रही है? हाँ, किसने लिखा? गुड मॉर्निंग गुरुजी। दानिश लिखा है। दानिश क्या नहीं, दिवेश, दिनेश ओझा। दिनेश। और आगे कौन सा है? अभिषेक, अंजलि कुशवाहा। और नीचे उसके ऊपर आ, आप सब लोगों को सुनाई दे रहा है? शुरू करें फिर। आप सब लोगों का स्वागत है। मैं और मेरी कार एपिसोड नंबर 6 में 5 एपिसोड लगे, उनकी धुआंधार सक्सेस के बाद आज हम छठे एपिसोड में बैठे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मैं और मेरी कार, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं गहराई से कि ये एपिसोड हमने क्यों लॉन्च किया, जो आज पहली बार देख रहे हैं खास करके उनके लिए, या जो पहले नहीं देख पाए, पहला दूसरा तीसरा कोई अटेंड नहीं कर पाए, तो इससे ये एपिसोड हमने क्यों लॉन्च किया, इसके पीछे की वजह क्या है, अगर ये जानना चाहते हो ना, तो आपको सीरियल वाइज एपिसोड नंबर 1, 2, 3 सब देखने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा। हाँ। क्योंकि कोई भी मूवी होती है, उसका आप एंड देख रहे हो या बीच में से देख रहे हो, तो आपको यही पता नहीं चलता शुरुआत क्या थी। जब तक किसी चीज की शुरुआत पता नहीं चलेगी, तब तक आप उसके एंड का मजा नहीं ले सकते। तो आज हम 6th एपिसोड में हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी कल्पना है कि जब हमारे सीनियर ने कहा कि वाई यू हैव टू ज्वाइन दिस बिजनेस, कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पैर क्यों रखा, वजह क्या थी, क्योंकि बिना वजह के कोई काम नहीं होता। तो मैंने कहा कि मुझे भी लाइफस्टाइल चाहिए, पैसा चाहिए। कहता पैसे का तेरी लाइफ में क्या मायने रखते हैं, पैसा तेरे लिए क्यों जरूरी है? मैंने कहा सर, पैसे से खुशियां आएंगी। कहते विच टाइप ऑफ हैप्पीनेस डू यू वांट, मतलब किस तरह की खुशियां चाहिए। तो मुझे इस बात ने ना अंदर से हिला दिया, मतलब ये सोचने को मजबूर कर दिया कि पैसा तुझे क्यों चाहिए। पैसा तो हर किसी को चाहिए, पर पैसा क्यों चाहिए। तो वो मतलब मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन था जिस दिन मुझे मेरी अपलाइन ने पैसे की कदर करना सिखाई, एहसास सिखाया, सपने क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ। कहते किस तरह के सपने हैं तेरे? तो दोस्त, जिस तरह हर कोई किस सपने लिखता है कि एक अच्छा घर हो, शादी करूं तो अपने पैसे से करूं, दुनिया की सैर करूं, बैंक बैलेंस हो, अच्छी सी कार हो, तो ऐसे हर कोई सपने लिखता था। मेरे भी सपने मिलते जुलते थे। उस सपने में एक सबसे लास्ट में लिखा था कि मुझे एक बहुत अच्छी कार चाहिए, ड्रीम कार, वर्किंग कार, फिर ड्रीम कार। तो मैं शोरूम में गया, एक पोस्टर लेके आया, जब लगाया दीवार पे, तो जब सारे लोग, परिवार के सब मेंबर सो गए मैं उसको निहारता रहा, देखता रहा। देखते देखते मैं उसमें इतना खो गया कि कार की जो हेडलाइट है उसने ब्लिंकिंग किया मेरी तरफ, मुझे ऐसे लगा है मेरे साथ बातें करना चाहती है। मैं इतना खो गया उसके अंदर, मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा एहसास करवाया कि जैसे वो कार बाहर निकल कर आई। तो पिछले 5 एपिसोड में जो डिस्कशन हुई थी उसके बारे में डिस्कशन की थी हमने, जो मेरी कार के साथ डिस्कशन हुई थी। और इस बार मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, क्योंकि सारे तो याद नहीं रहते ना, और मैं चाहता भी नहीं कि किसी का समय वेस्ट हो, उसको कुछ बेस्ट से बेस्ट मिले। बिल्कुल। हाँ, तो इस बार हम लेके आए हैं कि जब मैं कार के साथ डिस्कशन कर रहा था, कन्वर्जेशन हो रही थी मेरी, तो कार ने कहा कि कभी कभी, मतलब मेरा, जब मैं रोड पे चलती हूँ तो दुर्घटना की संभावना होती है। बिल्कुल होती है। देयर इज नो सिक्योरिटी ऑन दिस अर्थ, देयर इज अपॉर्चुनिटी ओनली। कि इस संसार में आप चाहते हैं कि कोई सिक्योरिटी नाम की अगर चीज, तो वो है नहीं। क्योंकि ये पृथ्वी जो है, इस पे हजारों वर्षों से मनुष्य का अस्तित्व है। बिल्कुल। और जितने भी हमारे बुजुर्ग पहले आए, उन्होंने इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर जिंदा रहने के लिए बहुत यत्न किए, बहुत कोशिशें की, पेड़ लगाए, झरने जो है उनको एक दिशा दी, ठीक है, जमीन को समतल किया जहां पहाड़ थे, मतलब बहुत सारा स्ट्रगल किया उन्होंने, रहने लायक बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि क्या यहां गारंटी है कोई चीज की?
किसी चीज की गारंटी किसी चीज की गारंटी नहीं है। मतलब अभी भी इसके ऊपर कार्यक्रम जारी है कि कैसे इस पृथ्वी को रहने लायक बनाए। एक बनाया समस्या खत्म होती है, दूसरी तैयार हो जाती है। तो ये जीवन है कि मैं जब रोड पे निकलती हूं तो मेरी दुर्घटना की संभावना तो होती ही है। यस। तो जरूरी नहीं कि मैं किसी मतलब ट्रक के साथ ही टकराऊं, किसी डिवाइडर के साथ ही टकराऊं, किसी साइकिल स्कूटर या स्कूटी के साथ ही टकराऊं या किसी बाइक के साथ ही टकराऊं। कभी कभी मेरा जो टकराव है वो कार के साथ भी हो कार के जाता साथ भी हो जाता है। तो मुझे एक बड़ा अच्छा उसमें लेसन बताया कि जिंदगी में जरूरी नहीं कि जो तुझे नहीं जानते अनजान लोग ही तेरे साथ टकराएंगे। कभी कभी अपनों का भी मनमुटाव जब होता है तो अपने ही अपनों से टकराने शुरू हो जाते हैं। यस। तो एक बात ये बताई और मैं धीरे धीरे इसको क्लियर करता हूं कि दोस्तों होता है जिंदगी में ये चीजें होती रहती हैं कि मैंने एक पढ़ा था किताब में, किसी व्यक्ति ने लिखा था, वो चिंतक था बहुत बड़ा, उसने लिखा था कि जिंदगी में पीठ के ऊपर से जितने खंजर लगे थे जब उनकी गिनती की गई तो उतने ही निकले जितने मेरे दोस्त थे, जितने मेरे दोस्त थे। यस यस। हाँ, तो अपना ही केकड़ा ही तो केकड़े की टांग खींचता है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है, मुझे एक शिक्षा मिली कि कभी कभी अपना ही टकराता है। जैसे एक बार मैं कहानी के जरिए बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि सोना और लोहा ये दोनों टुकड़े पड़े होते हैं पास पास में। तो सोना लोहे को मजाक करते हुए कहता है कि यार जब मुझे मार पड़ती है ना, जब मुझे पीटा जाता है तो मैं आवाज नहीं करता, लेकिन जब तेरे पे चोट पड़ती है तो तू बहुत भाई भाई करता है, बहुत आवाजें निकालता है और दूर तक आवाजें जाती हैं। इतना चिल्लाता क्यों है? मतलब उसने उसको मजाक किया था। अब लोहा समझ गया कि मेरे को मजाक कर रहा है, तो लोहे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सोने भाई देख, जब तेरे पे कोई चोट मारता है, प्रहार करता है ना, तो वो सोना प्रहार नहीं करता, वो लोहा करता है। मतलब तेरे को जो पीटता है वो कोई और पीटता है, लेकिन मुझ पे तो लोहे के ऊपर लोहा ही प्रहार करता है, मुझको तो मेरा ही पीटता है। और जब अपना कोई पीटे तो यार रोना, दर्द तो स्वाभाविक है ना। बिल्कुल, दर्द हाँ, ज्यादा तो होता है। जरूरी नहीं कि आपके साथ जिंदगी में कभी दूसरा कोई टकराएगा, कभी कभी अपने लोग ही अपने विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली। और दूसरा बोला था कार ने कि पूरी जिंदगी दो चीजें हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, या तो यात्री बने रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मुझे चलाने का लुत्फ लेते हैं। कि अगर तुम्हें इस जिंदगी में मेरा लुत्फ उठाना है तो पीछे बैठने में वो मजा नहीं है जो मेरी सीट पर ड्राइव करने में मजा है। ठीक है, तो इसमें से एक मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा मिली कि तुम जिंदगी में कुछ भी करो, उसकी जिम्मेदारी, उसके अच्छे या बुरे परिणामों का जो मतलब अच्छे या बुरे परिणाम जो हैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी होगी। दूसरों के ऊपर दोष देना बहुत आसान होता है, दूसरे की तरफ इशारा करना बहुत आसान है। बुजुर्गों ने कहा कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो अंगूठा उन्हें कहता है ऐसे करके, अंगूठा पता क्या बोलता है? यार शांत रहो, तुम भी दूध की धुली नहीं हो, क्योंकि एक उंगली जो है उस तरफ है, बाकी 3 उंगलियों का सीधा सीधा इशारा तो हमारी तरफ है और अंगूठा बेचारा बीच में पिट रहा होता है। ठीक है ना। तो एक बात है कि दूसरों के ऊपर दोष देना बड़ा आसान है। मतलब पीछे बैठ के यात्रा कर रहे हो, अगर कोई मान लो बिजनेस कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, तो जो उसके बेसिक हैं, जो जिसकी वजह से काम चलता है, वो सारी जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी। जैसे प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, लोगों से मिलना, काउंसलिंग करना, विजन क्लियर करना, फॉलो थ्रू लगाना, ये सारी जिम्मेदारियां अपलाइन के ऊपर ही नहीं डालनी है, वो खुद भी उठानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि इंसान जब कमाता है तो कहता है सर अपन ने किया, और जब गिर जाता है तो कहता है सर दूसरे ने किया, उसकी वजह से हुआ, टीम खराब थी, प्लान ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने ये कर दिया। मतलब इट इज वेरी इजी, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिम्मेदार लोग ही जिंदगी में एक कोई इतिहास बनाते हैं। बिल्कुल, जब तक जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यात्री कभी भी देखना, जब कोई बंदा यात्रा कर रहा है, अगर गाड़ी बिगड़ जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यात्री के सिर पे कभी नहीं आता, वो किस पे जाता है? पायलट के ऊपर, क्योंकि वो
उसका आनंद ले रहा है, उसी को चला रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल तो आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक एक बच्चा जिम्मेदार नहीं बनता, माँ बाप भी उसकी शादी नहीं करते। यस तो सफलता भी वैसी है कि जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, तब तक तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार क्या होता है कि एक कंपनी का ना एक बहुत बड़ा इंजीनियर रिटायर हो रहा होता है। तो नया इंजीनियर कंपनी अपॉइंट करती है। तो जो इंजीनियर रिटायर हो रहा होता है ना, वो नए इंजीनियर को वो कुर्सी सौंपते हुए, सारी जिम्मेदारी देते हुए जब वहां से जाने लगता है, तो जो नया इंजीनियर होता है पुराने इंजीनियर से कहता है, मतलब पुराना इंजीनियर जब उसको सारी जिम्मेदारी देता है, वो कहता है कि आज से यहाँ पे अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप संभालिए और मुझे विदा कीजिए। तो वो नया इंजीनियर क्या बोलता है कि सब आपकी बात सही है, लेकिन आपका जिंदगी का तजुर्बा बहुत बड़ा है, मुझे जिंदगी में कोई सीख देते जाइए। अगर जिंदगी में कभी कोई समस्या आए तो क्या करना चाहिए। तो इंजीनियर ने 2 मिनट सोचा, साइड में गया, 2 लिफाफे तैयार किए और नए इंजीनियर को देते हुए कहा कि लिफाफा नंबर 1, जब भी तुम्हें जिंदगी में कोई बहुत बड़ी समस्या आए और जब तुम्हें लगे कि तुम इसका समाधान नहीं कर सकते, तो बेस्ट सोल्यूशन यही है, लिफाफा नंबर 1 खोल लेना। बोलता ठीक है। बोले साहब ये लिफाफा नंबर 2 कब खोलना है? बोले जब फिर दोबारा जिंदगी में कोई समस्या आए और तुम्हें लगे कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तो लिफाफा नंबर 2 खोल लेना। ठीक है। ऐसे करते थे 2, 3, 4 साल बीत गए। 4 वर्षों के बाद कंपनी में बहुत बड़ी समस्या आई। तो अब उससे समाधान नहीं हो पा रहा था, उसको लगा मेरी जॉब खतरे में है। तो उसने ना लिफाफा नंबर 1 निकाला। उसको याद आया कि पुराने इंजीनियर ने 2 लिफाफे दिए थे, लगता है लिफाफा नंबर 1 खोलने का समय आ गया। तो उसने वो लिफाफा खोला, उसमें लिखा था कि सारा दोष पुराने इंजीनियर पे डाल दो। कितना बड़ा, कितना समझदार व्यक्ति रहा होगा पुराना इंजीनियर, जिसने मतलब वहां पे जब जॉब पे था तब तो जवाबदारी उठाई, लेकिन वहां से जाने के बावजूद भी वो इतनी जिम्मेदारी दे गया कि तेरे से नहीं संभल रहा है, जो पुराना इंजीनियर यानी कि जो मैं था मेरे पे डाल दे, उसके ऊपर डाल दे। इसलिए वो रिस्पेक्टेड था ना। उसने सारा दोष उसके ऊपर डाल दिया और उसकी जॉब बच गई। अब वो तो रिटायर हो चुका था। अब क्या होता है कि फिर 2, 3, 4 साल बीते, फिर एक बहुत बड़ी समस्या आई। तब उसको लगा कि अब मेरे से इसका समाधान नहीं हो रहा है। तो उसको फिर याद आई कि इंजीनियर साहब जो है पुराने, वो 2 लिफाफे देके गए थे, जिसमें दूसरा लिफाफा अभी बाकी है। अब उसने वो लिफाफा नंबर 2 खोला, तो उसमें लिखा था कि अभी आप अपनी रिटायरमेंट की तैयारी कीजिए और नया आने वाले इंजीनियर के लिए 2 लिफाफे तैयार कर लीजिए। मतलब वो व्यक्ति था, एक व्यक्ति इतने साल जॉब करके गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उस वजह से वो जॉब कर पाया और रिस्पेक्टफुली वो रिटायर हुआ। लेकिन एक व्यक्ति आकर वो संभाल नहीं पाया, जबकि डिग्री तो सेम थी। मतलब एक यात्री बन के आया था और एक पायलट बन के आया। आप जिंदगी के पायलट बनिए, यात्री बनने में वो मजा नहीं है। अगर यात्री बनने में मजा होता तो आज मेरे पास कार नहीं होती, वो ड्रीम कार वहां लगी ही नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है। तो ये दूसरी शिक्षा थी। और तीसरी शिक्षा थी कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरा बन जाता है। क्योंकि जब तुम मुझे चलाने लगोगे तो कभी भी स्टीयरिंग के ऊपर अधूरा ज्ञान लेकर मत बैठना। नहीं तो कभी भी जिंदगी में आपके पास ABCD, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच आपके पास होते हुए, स्टीयरिंग आपके हाथ में होते हुए, सारा कंट्रोल आपके हाथ में होते हुए भी अगर ज्ञान अधूरा है तो ना खुद को कंट्रोल कर पाओगे, ना मुझे कंट्रोल कर पाओगे। इसलिए जो भी करते हो, मतलब उसकी पूरी जानकारी रखिए। ये तीसरी बात थी। और चौथी बात थी कि गलतियों से सीखो। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा अभी कि मिसेस धीमान, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अधूरा ज्ञान हमेशा खतरा बन जाता है। बिल्कुल, मैं बताना फिर वो चाहे कार हो या व्यापार हो। हाँ, कार हो चाहे व्यापार हो। क्योंकि कार भी जब आप चलाते हो, जैसे कि सर ने बताया कि आप अधूरा ज्ञान लेके, अगर आप उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं लेते उसकी चलाने की, तो दुर्घटना कभी भी हो सकती है। यस। तो अगर व्यापार में भी ऐसा ही है, अगर आप उसको पूरी तरह से नहीं सीखते हो, मतलब पूरी जानकारी नहीं लेते हो तो उसमें भी दुर्घटना निश्चित ही है। मतलब जहां से लोग कमा रहे होंगे, कई बार आप वहां पे नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल।
एक बार पता क्या होता है, एक गुरु ना अपने शिष्य को उपदेश दे रहे होते हैं और वो अपने उपदेश में बता रहे होते हैं कि कण कण में भगवान है। अच्छा। हमेशा वो अपने उपदेश में ये शब्द यूज करते थे कि कण कण में भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, पृथ्वी का जो भी प्राणी है, नेचर है, सबके अंदर भगवान है। तो भगवान की बनाई हुई हर वस्तु को नमन करना चाहिए। अच्छा, मतलब कोई भी कण कण में भगवान है, तो मतलब कोई भी हो, चाहे वो प्राणी हो, पत्ता हो, हाँ, या मतलब इंसान, कोई जानवर हो, हाँ, पक्षी हो, इंसान हो, पेड़ पौधा मतलब कण कण मतलब सब कुछ जो नेचर है, मतलब सबको नमन करना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सब भगवान ने बनाया, सब में बैठे हैं भगवान। यस। उसमें से एक शिष्य था, उसने उस बात को पकड़ा और वो एक दिन क्या हुआ, वो रास्ते में जा रहा था कहीं, तो जब वो रास्ते में जा रहा था तो सामने से ना एक पागल हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था। अच्छा। हाथी इतना पागल हो गया था, मतलब उसको सामने कुछ जो भी सामने आता था उस चीज को रोनते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तो उसका महावत कहाँ था? तो उसका जो महावत था, उसने उस शिष्य को सामने देखा तो उसने बोला कि पीछे हट जाओ, हट नहीं, जाओ। महावत ऊपर ही बैठा हुआ था, मतलब वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे भाग रहा था। अच्छा। हाथी पागल हो चुका था, महावत उसके पीछे भाग रहा था कि उसको कैसे भी कंट्रोल किया जाए। बट वो हाथी भागे जा रहा था। तो महावत ने उस लड़के को सामने देखा आते हुए, उसने जोर से आवाज दी कि हट जाओ रास्ते से, नहीं तो प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है, हाथी पागल हो गया। अच्छा। उस लड़के ने क्या किया, उसको अपने गुरु की बात याद आई कि गुरु ने कहा था कि हर एक प्राणी में, हर एक वस्तु में जो भगवान की बनाई हुई है, कण कण में भगवान है, उसको नमन करना चाहिए, नमन करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने क्या किया कि हाथी में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तो भगवान को भगवान से किस बात का डर? सही बात है, भगवान को। उसने क्या किया, वो रास्ते में खड़ा रहा डट के कि जो भी होगा आज देखा जाएगा। अच्छा। गुरु ने कहा कि उसमें भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है। गुड। तो भगवान को मार ही नहीं सकता। तो वो सामने रास्ते के बीच में खड़ा हो गया और उधर से सामने से पागल हाथी दौड़ता हुआ आ रहा और महावत चिल्ला रहा है कि बेटा पीछे हट जाओ, नहीं तो ये हाथी तुम्हें मार डालेगा। अच्छा। ये पागल हो चुका है, पीछे हट जाओ। अच्छा। पर उस लड़के ने उस महावत की बात को अनसुना करके वहां पे खड़ा ही रहा। उसने महावत की बात पे ध्यान नहीं दिया और हाथी को देख रहा है। जैसे ही हाथी उसके नजदीक आया और पीछे हटा नहीं, हाथी तो उसके रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसको रोनता हुआ जा रहा था। तो हाथी तो पागल था, उसने उसको सूंड में लपेटा और उठा के और जोर से पटका। अब लड़का इतनी दूर जाके गिरा, पत्थरों में जाके, उसको तो लगी होगी उसको बहुत सारी चोटें लगी, हड्डियां पसलियां टूट गई उसकी। अब वो चिल्लाते चिल्लाते ऐसे मतलब सोच रहा है मन में कि यार और तो कुछ नहीं, मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि भगवान ने ही भगवान को मारा। अभी थोड़ी देर में आश्रम के कुछ शिष्य आए, उसको उठा के आश्रम में ले गए। अच्छा। तो वो इतनी जोर जोर से करा रहा था, उसकी आवाज सुन के गुरुजी वहां पे आए, उन्होंने सारी कहानी पूछी कि क्या हुआ है, माजरा क्या बताया। तो उसको तो गुरु पे पहले तो गुस्सा आया होगा ना। उसने गुरुजी को एक क्वेश्चन किया कि गुरुजी आपने कहा था कि कण कण में भगवान है, भगवान को भगवान से डर किस बात का? सही बात है। तो उस हाथी ने मेरी ये दुर्गति की है कि मतलब मैं उठने के लायक नहीं रहा, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने हंसते हुए जवाब दिया कि बेटा देख, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कण कण में भगवान है। उस हाथी में भी भगवान था, पर तूने उस महावत में भगवान को नहीं देखा, जो तुम्हें बार बार ये चीज बोल रहा था कि पीछे हट जाओ बेटा, ये हाथी पागल हो चुका है, ये तुम्हें मार डालेगा। तूने उसकी बात को क्यों नहीं सुना? भगवान तो उसमें भी था ना। तो हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी शिक्षा समझकर उसको प्रयोग में लाना बुद्धिमानी नहीं है, मूर्खता है। मूर्खता है। तो हमेशा हमें अपने ज्ञान को पूरा समझना चाहिए, मतलब जो भी काम कर रहे हो, में लाना चाहिए। जो भी काम कोई भी काम कर रहे हो, उसका पूरी जानकारी लेके करना है। उसकी पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही उस काम को मतलब सीखे बगैर तो, उसकी जानकारी लिए बगैर तो साइकिल तक नहीं चलती। बिल्कुल नहीं चलती। तो व्यापार कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। सही बात है ना। तो हमेशा अपने ज्ञान को पूरा सीखिए। जो भी आपके अपलायंस हैं, आपके व्यापार में जो भी आपके ऊपर काम करते हैं, सीनियर्स काम करते हैं, उनसे सीखिए। पहले शिक्षा पूरी ग्रहण कीजिए, उसके बाद में उसका प्रयोग कीजिए। ये तो किताबों से भी मतलब ज्ञान तो सीखा जाता है ना। क्योंकि मैंने एक चीज पढ़ी थी किताब में कि ये जो पन्ने हैं, जो आप पढ़ लेते हो, उसके अगले पन्ने पे क्या लिखा है वो तुम्हें पता नहीं है। यस। तो पढ़ के ही पता चलेगा। पढ़ के पता चलेगा। और दूसरा, किताबों की कोई शिकायत नहीं होती। हाँ। तीसरा,
कि ये वन टाइम कैश और लाइफ टाइम ऐश है, आप इनको वापस चार्ज और रिचार्ज करने की नहीं करना पड़ता, नहीं होती। और बिल्कुल। ये वो पन्ने हैं जो जिंदगी के पन्ने बदल देते हैं। यस, ठीक है ना। यस, तो दूसरा एक बड़ी अच्छी बात है कि किताबों में जो लिखा है वो तो सही है, पर कहते हैं तजुर्बे के बिना जिंदगी नहीं चलती। तो किताब में जो लिखा वो तो है, लेकिन जिस बंदे ने लिखा है उसका तजुर्बा कितना बड़ा है। यस, वो अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा है। तो जिंदगी में मतलब जैसा कि आपने कहा कि आधा अधूरा ज्ञान से आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर मान लीजिए कि आप जहाज चलाने लगे, आपको स्टार्ट करनी तो आ गया, उड़ाने आ गया, लेकिन अगर लैंड उतारने करने नहीं तो फिर गए, वो आप आसमान में ही रहोगे। मुझे ना एक कहानी याद आ रही इस पे, जैसे आपने बताया कि एक बार ना एक बंदे ने किताब पढ़ी, मतलब वो क्या था, वो जब वहां जो मतलब जब जहाज लैंड करता है तो जहाज क्लीन करने के लिए पूरी टीम जाती है ना, तो एक बंदा कॉकपिट में चला गया। कॉकपिट में चला गया तो उसने जैसे ही देखा वहां यार नजारा, दुनिया वहां की अलग थी, वहां से पूरी व्यू अलग दिखाई दे रहा था। पायलट की सीट सबको पसंद आती है। तो वो वहां बैठा, तो उसने वहां किताब पढ़ी थी। वहां पे लिखा था कि अगर आप जहाज चलाना चाहते हैं तो पहले जहाज को स्टार्ट करिए, ये जो लाल वाला बटन है उसको दबाइए। उसने फटाफट बटन दबा दिया। और दूसरे पन्ने पे लिखा था कि अगर आप जहाज को दौड़ाना चाहते हैं तो ये पीले वाला बटन दबाइए। तो उसने पीले वाला बटन दबा दिया तो जहाज दौड़ने लगा। फिर तीसरे पे लिखा था अगर जहाज को आप उड़ाना चाहते हैं तो ये नीले वाला बटन दबाइए। उसने नीला बटन दबाया, जहाज उड़ने लग गया। अब उसने बोला यार कि जहाज उड़ने तो लग गया, सब ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन अब लैंड करने की बारी आई। वो सोचा कि अब मैं इसको लैंड करूं, तो उसमें लिखा था कि अगर आप जहाज को लैंड करना चाहते हैं तो इसके आगे का जो किताब है वो अग्रवाल बुक शॉप पे मिलेगा बस स्टैंड के पास, आप वहां से ले लीजिए। हुआ क्या, जहाज उड़ तो गया लेकिन सेफली लैंड नहीं हो पाया। तो ये था आधा अधूरा आधा अधूरा ज्ञान। हाँ, तो बड़ा अच्छा बताया आपने। और चौथा था कि गलतियों से सीखो, कि कई बार बंदा आधे अधूरे ज्ञान लेके बैठ तो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मिस्टेक कहते हैं ना जिंदगी में होना जरूरी है। जो ये कहे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की, मतलब उसने कभी बड़ा बनने की कोशिश नहीं, कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो थॉमस एडिसन ने हजारों गलतियां की, आज थॉमस एडिसन जिंदा है। मतलब ऐसे, हाँ, लाइट के जरिए, जब भी लाइट जगती है हम उसको याद करते हैं। ठीक है, मतलब गलतियां महान लोग करते हैं, लेकिन उनकी गलतियों से अगर वो नहीं सीखे तो वो महान बन ही नहीं सकते। हर इंसान से गलती होती है। कार बनाने वाले ने भी पहले कई गलतियां की, फिर उसने सीखा, फिर उसको बेटर बनाया। मतलब ऐसे हर व्यक्ति अपने जिस भी प्रोफेशन में होता है, जॉब में भी गलतियां होती हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में गलतियां होती हैं, LIC डिपार्टमेंट में गलतियां होती हैं। तो आप किसी दूसरे प्रोफेशन में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, रेलवे में है, तो वहां गलतियां होती हैं। अभी तेलंगाना में कितना बड़ा हादसा हुआ है, मुझे अफसोस है इस बात का, मतलब कि ट्रेनें आपस में टकराई। ट्रेन आज से थोड़ी चल रही है, पहले से चल रही है। जैसे कि पहले का सिक्योरिटी नाम की कोई चीज है नहीं, अगर जैसे ही आप सिक्योरिटी की बात करते हैं इट मींस कि आप उसकी डिमांड कर रहे हैं जो इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। मुझे आज भी पता है कि मैंने ना एक बार जब गांव में था, उम्र रही होगी मेरी कोई 12-13 साल, तो मैं ना एक लेदर के सैंडल लेके आया, मुझे बड़े अच्छे लगे और 180 रुपए के आए थे उन दिनों। जब वो मैंने सैंडल लिए तो मेरी सबसे पहले रिक्वायरमेंट पता क्या थी सैंडल वाले से, मैंने उसको पता क्या बोला कि ये है कितने के? उसने बोला ये 130 रुपए के हैं। मैंने कुछ कम करो, बोला 5 रुपए कम दे देना। 125 के हो गए। मैंने उसको बोला इसकी गारंटी क्या? बोला गारंटी वाले चाहिए सेम मिलेंगे, लेकिन उसकी गारंटी आएगी 6 महीने की, पर वो 180 रुपए के हैं। वो बॉक्स लेके चला गया, अंदर गया, वही सैंडल दूसरे बॉक्स में लेके आया, बोलता ये 180 रुपए के हैं और 6 महीने की गारंटी है। मैंने क्या किया कि वो 180 रुपया दिया उसको, गारंटी वाले सैंडल घर पे लेके गया। 6 महीने जब तक मैं उनको पहना नहीं, मतलब घर में ही बरामदे में पहनता था, अच्छे लगते थे, फिर पॉलिश करके धूप लगा के फिर रख देता था। फिर एक दिन याद आया यार 6 महीने हो गए, इनकी तो गारंटी खत्म हो जाएगी, पता कैसे चलेगा ये कितने मजबूत है, मैं इनको पहन के देखना चाहिए। ये मेरी जिंदगी का खुद मेरे साथ हुई घटनाएं हैं ये। तो जब मैंने 6 महीने की गारंटी जब खत्म हो गई, मैंने बोला यार अभी गारंटी जो खत्म हो गई, वो मेरे को लगता है कि इसको पहनना चाहिए। मैंने जब उसको रेगुलर पहनने शुरू किया, 1 हफ्ते के अंदर ही सैंडल किधर गए पता ही नहीं चला। मतलब वो उसकी डोर स्टेप कहाँ गया, उसका वो नीचे का सोल कहाँ गया, कोई पता ही नहीं चला। तो कई बार क्या होता है कि मैंने वहां से एक चीज सीखी कि पृथ्वी में गारंटी ही एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गलतियों से सीखना चाहिए।
गलती इंसान से होती है, बल्ब बनाने वाले से गलती हुई, एसी बनाने वाले से गलती हुई, कार बनाने वाले से गलती हुई, व्यापार में गलतियां होती हैं, हर डिपार्टमेंट में गलतियां होती हैं। तो कार ने मुझे बताया कि जिंदगी में जब तू आगे बढ़ेगा तो स्टेप बाई स्टेप कोई ना कोई मिस्टेक होती रहेगी, लेकिन महान वही है जब उन मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखता है। गलती करना गुनाह नहीं है, पर गलती बार बार करना सबसे बड़ा गुनाह है। गलती से शिक्षा लेना सबसे बड़ी शिक्षा है। और जिंदगी इतनी लंबी नहीं है 200 साल तक कि तुम कछुए की तरह 200 साल जीने वाले तो है नहीं कि 100 साल गलतियां करो फिर सीखो। समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरे की हुई गलतियों से सीख लेता है। और क्योंकि जैसे बल्ब बनाया थॉमस एडिसन ने, तो 9,999 बार, किताब ये कहती है कि 9,999 बार जो है बल्ब बनाने में वो असमर्थ रहा, असफल हुआ। लेकिन आज जो व्यक्ति बना रहा है वो असफल नहीं होता, क्योंकि उसके बाद थ्योरी है, पता है कि इसके बाद ये चीज फिट करनी है, इसके बाद ये चीज फिट करनी है। थॉमस एडिसन के लिए मुश्किल था, तो उसकी गलतियों से आज उन लोगों ने शिक्षा ली। उसको जिंदगी लगी बल्ब बनाने में, लेकिन आज एक ही जिंदगी में इंसान इतने बल्ब बना देता है कि वो खत्म ही हो जाए तो भी उसके बल्ब चलते रहते हैं। ठीक है ना? तो इसके ऊपर क्या कहानी सुनना चाहते हैं आप? बिल्कुल। आप लोग सुनना चाहते हैं कहानी? यस में आंसर दीजिए। हाँ, यस 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 सुनना चाहते हैं। तो इससे मैं आपको बताऊं कि एक बार क्या होता है कि एक ना लड़का होता है करीब 23, 24, 25 साल का। उसके पिताजी नहीं होते और वो माँ बेटा दोनों रहते हैं। लड़का बेचारा शरीफ होता है, क्योंकि बाप सिर पे ना हो तो बच्चा ऐसा लगता है कि यार इसका कोई है ही नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, राज या ऐश ये होती है ना, वो बापू के सिर पे ही होती है। बिल्कुल। तो अपने मैं आपकी बात टोकना चाहूंगी कि बोलते हैं ना कि अपनी कमाई से तो खाली जिम्मेदारियां पूरी होती हैं, ऐश तो माँ बाप की कमाई से होती है। माँ बाप की कमाई से होती है। तो उस बच्चे को ना सब लोग ना ऐसे बोलते थे कि ये तो पागल है, ये मंदबुद्धि है, ये निकम्मा है, नल्ला है, मतलब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा करके। तो एक दिन क्या होता है कि पर माँ को तो बच्चा कैसा भी हो, माँ ही होती है, माँ को बच्चा बहुत प्यारा लगता है। ठीक है ना? उसके लिए वही सब कुछ है। अब क्या होता है कि एक दिन ना कोई ज्योतिष आता है वहां पे, और वो ज्योतिष को अपना हाथ दिखाता है। वही नल्ला, वही निकम्मा, वही जिसका बाप सिर पे नहीं है, वही मंदबुद्धि हाथ दिखाता है। तो जो ज्योतिष होता है ना, उसको भी सब पता होता है, वो उसी गांव में आता जाता रहता है, तो उसको पता होता है, सब लोग इसको मजाक करते हैं। तो ज्योतिष भी यही समझ बैठता है कि ये नल्ला ही है, ये नलायकी है, ये मंदबुद्धि है, कुछ है नहीं। तो ज्योतिष ने उसको मजाक में ही बोल दिया, पता नहीं यह सत्य बात थी, पर उसने सत्य मान ली। उसने बोल दिया कि भाई आज ते, मतलब उसका हाथ देख के बोला, यार तू क्या करेगा जिंदगी में, आज के 8 दिन के बाद, यानी कि आज के ही दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब उसने इस बात को पल्ले बांध लिया। उसने बोला, यार मृत्यु हो जाएगी, मेरी बेचारी बूढ़ी माँ कहाँ मेरी कब्र खोदेगी, और गांव वाले तो कोई मेरे को लगता नहीं मदद करने आएंगे, अब तक तो की नहीं किसी ने। वो क्या करता है, सुबह उठता है, खाना वाना खाता है, और कब्रिस्तान पे जाके ना पावड़ा लेके अपनी कब्र खोदने शुरू कर देता है। वहां मिट्टी मजबूत होती है, सख्त होती है, वो थोड़ी थोड़ी करके खोदता रहता है। जब वो 8वां दिन आता है, अपनी कब्र खोद लेता है। अब सोचता है, यार कौन लेके जाएगा मेरे को। वो चादर उठाता है और कब्रिस्तान पे चला जाता है, शाम का समय, और जाके चादर ओढ़ के सो जाता है। कब्र में जाके लेट जाता है। चादर ओढ़ लेता है और सोचता है कि बस मैं तो मर गया, मतलब ज्योतिष ने बोला था। अब क्या हुआ कि जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया, जैसे रात के 9-10 बजे, तो कुछ चोर वहां से गुजरे। और चोर कुदरती ये था कि वो 4 चोर थे और उस इलाके में नए नए आए थे। तो कोई तंबाकू लगा रहा है, कोई उससे चूना मांग रहा है, लाना जरा थोड़ा घिसना है, और कोई बीड़ी फूक रहा है, कोई सिगरेट फूक रहा है। बैठे बैठे ना जब वो धुएं के छल्ले छोड़ते हैं, तो बोलते हैं कि यार, बातें करते हैं कि काश कोई यहाँ होता और हमें मिल जाता ना, रास्ता बता देता, और ये बताता कि यहाँ कौन सा घर अमीर है, तो चोरी करने में मजा आ जाता कि अमीर के घर के लिए रास्ता कौन सा जाता है। तो कब्र से आवाज आती है कि जिंदा होते तो रास्ता बताते, हम तो मरे पड़े। तो चोर एकदम हिल गए। चोर कहते, यार जिस इलाके से हम गुजरते हैं वहां बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, इवन कि कुत्ते तक भौंकना बंद कर देते हैं, हमारी परेशानी ऐसी है।
हैं? अगर सांप भी हो तो वो भी सो जाता है, उसको भी नशा हो जाता है। एक कब्रिस्तान से मुर्दे बोल रहे हैं हमें सुनकर। तो वो बोलता है कि जिंदा होते तो रास्ता बताते, हम तो मरे पड़े हैं। इसी खोल दे। मैं सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है सबको? हाँ, मेरे को लगता है नेट का इश्यू हो गया था। तो वो चोर जब बात पूछते हैं कि यार, आपस में बात करते हैं कि यार यहाँ कोई होता, हमें अमीरों के घर का रास्ता बताता। तो कब्रिस्तान से, मतलब कब्र से आवाज आती है कि जिंदा होते तो रास्ता बताते, हम तो मरे पड़े हैं। वो पीछे हट के देखते हैं, कहते यार अजीब इंसान है, ऊपर मिट्टी तो पड़ी नहीं है, चादर उड़ के हुआ है। एक जिंदा इंसान कब्र में सो रहा है। हाँ, मतलब पहले एक बार तो डर गए कि ये कैसा मुर्दा है यार। फिर किसी एक ने धीरे से, चोर तो थे थोड़ा तो निडर थे वो, उसने एक ने चादर खींची, उसके पैर हिलाए, देखा पैर घर में, हाथ घर में। तो फिर बोलता है, वही यहाँ क्या कर रहा है, चल रास्ता बता हमको। कहता जिंदा होते तो रास्ता बताते, हम तो मरे पड़े हैं। उसने चादर उठाई, बोला तू मरा नहीं है, जिंदा है तू, चल उठ। बोलता है क्या करना है बताओ। बोले हम 4 चोर हैं, हमें चोरी करनी है। यहाँ अमीरों के घर कौन से हैं, रास्ता कौन सा जाता है वो बता। वो कहता है यार ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो उनका जो चोरों का एक मुखिया आता है, बोलता है यार 4 हम हैं जो चोरी करेंगे, तो जो मिलेगा आपस में बांट लेंगे हिस्से, 4 के बजाय 5 कर लेंगे। तो उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि यार देखो ये अनाड़ी है, और अनाड़ी के साथ पार्टनरशिप करने में कोई फायदा नहीं होगा। अनाड़ी मींस मतलब हम चोर हैं और ये चोर नहीं, उसको चोरी का नॉलेज नहीं है, चोरी का नॉलेज नहीं है, इसको इस धंधे का नॉलेज नहीं है। तो बैटरी यही है, इससे रास्ता पूछो, दो जो 150 देना देकर इसको साइड में कर दो। इसके साथ पार्टनरशिप करने में कोई फायदा नहीं है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं हमको मरवाएगा। क्योंकि इससे एक शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति वो कह रहा था अपने बॉस से कि भी इसको रास्ता पूछ के अलग कर दो, वो ये कह रहा था कि एक ही मंशा रखने वाले, एक ही सोच रखने वाले लोग ही किसी मकसद को अंजाम देते हैं। अब इसका आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब होता गया कि वो कहता नहीं यार इसने रास्ता बताया यार, इसको अलग नहीं करेंगे यार, अपन से ऐसा नहीं करने का यार, उसको अपना पार्टनर बना लिया। तो उसने रास्ता बताया। तो रास्ता था एक बाजीगरों का घर था, जिनके घर में वो बाजा बजाने वाले होते हैं, उनका घर था। खूब पैसे वाले, ढोल बजाने वाले, उनके पास खूब पैसा था। उसने बोला इनके पास बहुत पैसा है। अब ये उनकी तरफ चलने लगे। इसके मन में ख्याल आ रहा है कि माँ मेरी ने जिंदगी में हमेशा मुझे 2-3 बातें बताई। नंबर 1 कि बेटा कभी भी चोरी नहीं करने का, ईमानदारी से कमाने का, और दूसरा कि कभी भी फ्री नहीं बैठना का, समय बहुत कीमती है, कुछ भी करो पर करते रहो, मतलब करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, फ्री मत बैठो। अब ये मन में सोच रहा है यार मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ, चल देखते हैं। मन साफ था। अब 4 चोरों को बताया कि ये घर है। तो उन्होंने बोला कि देख एक काम कर, तू अब हमारा पार्टनर है, तू इस जगह पे बैठ, अगर कोई घर का सदस्य उठ जाए या कोई खतरा मंडराए तू हमें चेतावनी दे देना, ताकि हम भाग लेंगे। बोले ठीक है। उसको शुरुआत में ही छोड़ गए। बाकी सारे अंदर घुस गए। उन्होंने खूब चोरी की, चोरी कर सारा सामान बांध लिया। जैसे जाने की बारी आई तो उसकी अंतरात्मा जाग गई कि माँ ने शिक्षा दी थी कि बेटा चोरी नहीं करना, किसी दूसरे के धन पे अपना मन मत रखना। बिल्कुल ठीक है। एक जिंदगी का एक सत्य है, मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया था कि एक अपना जमीर और दूसरा किसी का शरीर, ये दोनों चीजों की तरफ, मतलब जमीर की तरफ ध्यान देना, ये अपना जमीर मत बिगाड़ना, और दूसरे के शरीर को देख के अपना जमीर मत बिगाड़ना। तो वहां पे उसके मन में ख्याल आया, तो उसने क्या किया, फटाफट ढोल उठाया और ढोल बजाने शुरू कर दिए। यार फ्री बैठ के मैं क्या करूंगा, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना करूंगा। अब उस ढोल बजाते ही, जैसे ही ढोल बजा, चोरों ने देखा लगता कोई आ गया, उन्होंने सारा सामान छोड़ा, भागे। अब घर वाले उठ गए। तो इसको बोला तू कौन? बोलता है यार मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में चोरी हो रही थी, मैंने देख लिया था। अब मैं अकेले को जगाने जाता
तो चोर मतलब तुम उठ नहीं पाते, चोर हाँ, तो मुझे चोरी मार करके सकते चले थे, चोर जाते। चोरी करके चले जाते। हम्म, तो मेरे पास एक ही रास्ता था कि तुम्हें जगाने से अच्छा मैंने ऐसा ढोल बजा दिया अभी तुम्हारे आजू बाजू वाले भी जागे कि हो क्या गया। सही बात है। तो ऐसा ऐसा उन्होंने देखा, अंदर जाके देखा, ओ घर में हो, तो उन्होंने सब सामान बांध के रखा है गठरी, और हाँ। चोर भाग गए, गठरी सामान सब वहां पड़ा हुआ है। हाँ। तो उन्होंने उनको बोला यार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद यार कि तूने हमारा चोरी होने से बचा लिया। उसको कुछ इनाम दिया, वो अपना इनाम लेके धीरे से निकल लिया। हाँ। आगे गए तो चौराहे पे चोर बैठे हुए थे, उसका इंतजार कर रहे थे। उसका इंतजार कर रहे थे। अब इसने जैसे उनको देखा तो बोले क्या हुआ था? बोले यार हुआ कुछ नहीं था, घर वाले तुम उठ गए थे। हाँ, तो मैंने तो तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए ढोल बजाया था। तो फिर वो व्यक्ति एक जो चोर होता है ना उसमें से, वो फिर बोलता है अपने बॉस से, बोलता साहब मैंने पहले ही बोला था कि ये अनाड़ी है, इसको धंधे का पता नहीं है, इसको साथ पार्टनरशिप करने में हमारा फायदा नहीं है, नुकसान है, इसको अलग कर दो, ये मरवाएगा। बोला नहीं इसने मरवाया नहीं, इसने हमको जगाया है, बचाया है। तो इस ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो आज हम मारे जाते, पकड़े जाते। अब क्या हुआ कि बोलते चल दूसरा, बोले चल तेरे को दूसरा घर दिखाता हूं। वो दूसरे किसी साहूकार के घर में जाते हैं, जिसके घर में चक्की वगैरह लगी होती है, पूरा गांव वहां पे आता है आटा वाटा पिसवाने। बोले ये घर बहुत मोटा है। उसको बोला कि चल ठीक है, तू अभी यहाँ पहरा देना गेट पे, घर का जो मेन दरवाजा था वहां पे, और हम अंदर घुसते हैं, अगर कोई तुझे भनक लगे तो जगा देना, हमको आवाज देना। बोले ठीक है। अब इसने देख लिया, चोरों ने अभी तक पूरा सामान सून वहां भी चोरी करी, बांध लिया। अब इसको फिर अंतर से याद आई कि माँ ने बोला था बेटा एक तो फ्री नहीं बैठना, गलत काम नहीं करना, दूसरा गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करनी। अब इसका अंतरात्मा फिर जाग गई। अब चोरों के साथ एक सोचने वाली बात है कि कुछ लोगों का जो मन है वो दूसरे के धन पर है, लेकिन एक वहां इनाम लेके आ रहा है, एक चोरी भी नहीं कर पा रहा है, एक इनाम लेके आ रहा है, नलायक कहा जाता था। अब क्या होता है कि वो देखता है, वो देखता है कि अभी तैयार हो गए हैं, तो उसने चक्की उठाई, वहां चने पड़े थे, वो हाथ में जो पुराने जमाने की चक्की हाथ से हम घुमाते थे, उसमें दाने डालते थे, तो पीसते थे, आवाज बहुत करती थी, गड़ की आवाज आती थी। और जो बंदा जिसके घर में चक्की लगी हो, जिससे उसका राशन चलता हो, रोटी चलती हो, परिवार पलता हो, उस चक्की के साथ जब कोई छेड़ेगा उसकी आवाज जो है तुरंत पता चल जाएगा। आधी रात को तो सब सुनसान होता है, तो आवाज पता चल जाती है। जैसे उसकी घर घर की आवाज आई, चोरों ने सुनी और चोर भागे, सब कुछ छोड़ के। ये वहीं खड़ा था, घर वाले उठे, बोले क्या हुआ? बोले चोर घुसे थे अंदर, चोरी करने आए थे। और मैं बोला कि अब तुमको कैसे जगाऊं, तो मेरे पास यही एक रास्ता था। तो उन्होंने देखा हाँ यार गठरियां बांध के रखी, फिर उसको इनाम दिया, फिर वहां से फिर उसका थैला भरता गया। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि चार चोर जो नहीं पा रहे हैं एक ही धंधे से, और एक बंदा जो है वहां से इनाम लेके आ रहा है। बहुत बड़ी शिक्षा है ये। अनाड़ी कहा जा रहा था, मंदबुद्धि कहा जा रहा था, जिसके सिर पे कोई हाथ नहीं था किसी का। हाँ, और जो ये कह रहा था कि जिंदा होते तो रास्ता बताते, हम तो मरे पड़े हैं। अभी वो ये सोचता कि मैं मरा पड़ा हूं तो इसके पास इतना अच्छा रास्ता है, अगर जिंदा ही होता सही में तो क्या होता है। फिर क्या होता है, तीसरे घर में जाते हैं, तो जो मतलब एक चोर होता है ना, वो बार बार फिर बोलता है कि यार मेरे को लगता है कि इसको ना अभी कुछ भी करके इसको रफा दफा कर दो। घर का पता लग गया, तो उनका जो बॉस होता है वो फिर पिघल जाता है कि यार 2 बार बचाया इसने हमें, ये हमारी लाइफ लाइन है, एक तो हमें रास्ता बता रहा है और दूसरा हमें बचा रहा है, अभी इसको हम नहीं छोड़ सकते यार। तो बोले ठीक है, अभी एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले इसको अब साथ में लेके चलते हैं, पार्टनर बराबर का है, इसको बराबर की ट्रेनिंग लगवाते हैं, बाहर नहीं छोड़ेंगे, साथ में लेके चलेंगे। अब जैसे दरवाजा खोला, अंदर गए तो बहुत बड़ा घर था, उस एक बुढ़िया थी और 4 उसके नौजवान बेटे थे। अब बेटे बेचारे अपने अपने कमरे में सोए, अब बुढ़िया जो है वो रसोई के पास ही सोई है। अब जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो इसको लगी भूख, क्योंकि रोटी को देख के कई बार भूखे आदमी को ज्यादा भूख लग जाती है। तो जैसे भूख लगी, उसने किचन से अच्छी अच्छी खुशबू आते देखी, तो वहां देखा पहले लोग क्या करते थे कि गरम गरम खीर रात को बनाते थे, सुबह तक ठंडी हो जाती थी, कोई फ्रिज नहीं होते थे, तो बारी नेचर जो है वो उसको ठंडा कर देता था, और सुबह सब परिवार जो मिलके खाता था। उन्होंने गरम गरम खीर बना के रखी थी। अब इसको तो, उनको तो चाहिए था धन, और इसको चाहिए था अन्न, क्योंकि इसको भूख लगी थी। ये सोच के चला गया था कि भाई मर तो जाना ही है, तो कब्रिस्तान में भूखा प्यासा ही चला गया था। अब उनसे बोलता है यार देखो बात ऐसे है कि मुझे लगी है भूख, तुम करो चोरी, मैं तो पूरा खाना पहले खीर खाऊंगा। वो बोलते हैं तू बर्तनों की आवाज करेगा घर वाले उठ जाएंगे। बोलता है मुझे भूख लगी है भाई, मुझे खाना है,
तुम अपना काम करो, कोई आ गया तो मैं जगा दूंगा। पर ठीक है। अब इन्होंने जी पूरी चोरों ने चोरी करी, गठरी गुठरी बांधी एकदम रेडी। अब इसने दबा के खीर खाई, जो बची थी इनको इशारा किया, बोलते चलें, बोले रुक जा, खीर खा के चलते हैं। बोलते यार हो गया था, अब धन मिल गया, आने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, खीर खा के चलते हैं और खीर खा के जाना पड़ेगा। तो सबने सोचा यार इस बार गठरी बांध ली है, रेडी है सब कुछ, क्यों ना खीर खा के ही चलते हैं, भूख तो उनको भी लगी है। अब जैसे ही वो खीर परोसने लगा, उसने चारों को खीर परोस दी। तो वहां पे देखता है कि वो उनकी जो बुढ़िया थी वो बिस्तरे में बेचारी नींद में ना ऐसे लेटी हुई थी, ऐसे हाथ पड़ा था उसका बाहर। तो जैसे पड़ी थी तो उसने बोला, मेरी माँ ने एक बात ये भी बोली थी कि बेटा अकेले नहीं खाने का, मिलजुल कर खाना चाहिए, संस्कारी है ना। बोले मिलजुल कर खाना चाहिए। तो बोले देखो बूढ़ी माता भी मांग रही है, मैं तो इसको भी दूंगा। वो बोले खीर घर में और वो मांग नहीं रही है, वो सोई है, खा पी के डकार मार के सोई है, तू फालतू चक्कर में बता। बोले ना, अब उसको तो जगाना था किसी भी तरीके से, क्योंकि वो चोरी, उसकी बोला था माँ ने कि चोरी करना पाप है। अब उसने क्या किया, उनके ना मतलब करने के बावजूद भी, ना कहने के बावजूद भी उसने बुढ़िया माता के हाथ पे ना गरम गरम खीर रखी। जैसे ही गरम गरम खीर रखी, बुढ़िया चिल्लाई तो उसके चारों पुत्र जागे। माता क्या हुआ? अब चोरों की तो सुध बुध हो गई गायब। वो चोर जो थे वो कमरे के चारों कोने में छुप गए। एक इस कोने में, एक उसमें, ऐसे छुप गए। बीच में एक पिल्लर था। अब ये कहाँ जाए? ये पिल्लर पे चढ़ गया। अब 4 बेटे आए। अब पहले लाइटें तो होती नहीं थी, दीवे होते थे। दीवा जलाया, जहां दीवा जले वहीं रोशनी। बोले माता क्या हुआ? बोले बेटा मैं तो आराम से सोई थी, मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, ये तो ऊपर वाला ही जाने। अब वो पिल्लर के ऊपर बैठा हुआ है। वो कहता है यार बुढ़िया मेरा ही नाम क्यों ले रही है? तो माता हुआ क्या था? बोले बेटा पता ही नहीं, मैं तो सोई थी आराम से, मुझे समझ ही नहीं लगी कि क्या हो गया, ये तो ऊपर वाला ही जाने। अब ऊपर वाले को तो पता था कि वो क्या जानता है। वो धीरे से ना चूहे की तरह गलाटियां मारते लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया और बोलता माता जिसने तुम्हारी चोरी होने से बचाई है, तुझे वही क्यों दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। मैं ही क्यों दिखाई दे रहा हूँ? जो तेरे जिन्होंने चोरी की वो 4 चोर तुम्हारे चारों कोनों में बैठे हैं, घुसे हुए, वो दिखाई नहीं देते हैं? बस फिर क्या था, बुढ़िया के चारों बेटों ने एक एक को पकड़ा, धुलाई करी, जम के धुलाई करी हैं, और भगाया, वो भाग गए। अब वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि एक बोला मैंने तुझे पहले ही बोला था अनाड़ी है ये, हैं? इसको साथ में मत लेके चलो, इसको इस धंधे का अनुभव नहीं है, इसके साथ पार्टनरशिप करने से कोई मतलब नहीं। एक ही मंशा, एक ही मतलब लक्ष्य की ओर चलने वाले लोग ही किसी काम को अंजाम देते हैं। ठीक है। तो उस बेटे को जिसको अनाड़ी समझते थे, जिसको ये कहते थे नल्ला है, जिसको ये कहते थे कि ये पागल है, उसको उन्होंने इनाम दिया। अब वो इनाम लेके जब सुबह अपने घर पे जाता है, अपनी माँ को सारी कहानी सुनाता है। माँ सिर पे हाथ फेरती है तो, और माँ को पता क्या बोलता है कि माता है ये तेरा नल्ला है ना, ये जो तेरा निकम्मा है, मंद बुद्धि है, पागल है, जिसको हमें कुछ लायक नहीं समझते, ये दौलत गिल्ले सिर्फ मेरी एक रात की कमाई है, एक रात की कमाई। तो इससे आपने एक बात सोची, मतलब स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था कि ज्योतिष को उसने हाथ दिखाया, ज्योतिष ने उसको बोला था कि 8वें दिन तू मर जाएगा। तो ज्योतिष ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो सब लोग तो उसको नल्ला बोलते थे, नालायक बोलते थे, अनाड़ी बोलते थे। ज्योतिष का कहने का मतलब तेरा नल्लापन 8वें दिन खत्म हो जाने वाला है, तो होशियार बनने वाला है। और ये भी हो सकता है, और ज्योतिष ने ये भी प्रेडिक्ट किया हो कि वे इसका क्या हाथ देकर टाइम वेस्ट करने का, सारे लोग तो बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं वही है ये, मतलब जो लोग ही इसका विषय दिखा रहे हैं। तो इसमें से ना बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है। कहते हैं बुरी नीत से किया गया हवन भी पाप होता है, और अच्छी नीयत से किया गया व्यभिचार भी कई बार पुण्य हो जाता है। ठीक है। और दूसरा, अनाड़ी के साथ कभी भी पार्टनरशिप मत करो, जिसको अनाड़ी समझते थे। वैसे देखा जाए तो चोर वो सही बोल रहा था, क्योंकि उसको उस धंधे का नॉलेज नहीं था। उसके बाद पार्टनरशिप करके उन्होंने गलती करी। शिक्षा मिलती कि पुरानी गलती से उन्होंने सीखा नहीं। पहली बार गलती करी, मुझे लगता है दोबारा फिर गलती हुई, पर दोबारा गलती के बाद उसको तीसरी बार साथ में लेके नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो गलती से शिक्षा ना लेना बहुत बड़ा पाप है। पुरानी हर गलती से इंसान को सीखना चाहिए।
और किसी को इतना नालायक भी मत समझो कि वो लेने के देने ही पड़ जाए। कई बार जिसको हम नालायक समझ रहे होते हैं, नल्ला समझ रहे होते हैं, वही काम का होता है। क्योंकि अक्सर कागजों की शिकायत यही रही है कि अगर हमारे दर्द का सबसे बड़ा कारण ये पिन ही है। लेकिन उनको नहीं पता कि ये इस पिन की वजह से ही तुम एकत्रित है। हाँ, सही बात है। तो हमेशा पुरानी गलती से सीखना चाहिए। लोग कुछ भी कहें, अपनी हैसियत को पहचानो। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, ये दुनिया को नहीं पता, तुम्हें पता है। ठीक है, उस व्यक्ति को लोग नल्ला कहते थे, मंदबुद्धि कहते थे, तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके बावजूद भी उस बंदे ने जब अपने घर पे अपना इनाम माँ को दिया, बोला ये एक रात की कमाई है इस नल्ले की, इस मंदबुद्धि की, इस पागल की। ठीक है, तो माँ की आंखों से आंसू निकल आए थे। हैं? और जहां लोग चोरी से धन लूटना चाहते थे, वहां उसको इनाम और ईमानदारी दिखाई दे रही थी, और उसने वैसा किया भी। ये अपने नजरिए पे भी बहुत निर्भर करता है। मतलब बाकी लोग तो वो चोरी की मंशा से जाते, वो भी साथ में रहा था, लेकिन वो वहां से इनाम लेकर आ रहा था। काम कई बार एक जैसे ही होता है, कुछ लोगों को वहां बदनामी मिलती है, कई लोगों वहां पे अवार्ड ले रहते हैं, रिवार्ड ले रहते हैं। और एक शिक्षा और मिलती है कि जिंदगी में लापरवाही कभी नहीं चलेगी। लापरवाह मत बनो, है ना। कुछ लोग होता है ना कि दूसरों को दोष देते हैं, जैसे कि अगर वो मंदबुद्धि था, उसने कभी नहीं बोला लोग ऐसा बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सही बात है, मैं मंदबुद्धि होऊंगा। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि तुम एक व्यक्ति को मिलो और उसका हाथ पकड़ो और उसको बोलो, है यार टेम्परेचर है तेरे को, उसको थोड़ा खांस, पीठ पे हाथ रख के खांसेगा, यार मुझे लग रहा है तेरे कफ भी है अंदर, और रोज तुम ऐसा बोलो और उसको कन्विंस करो कि पक्का तुझे टीबी होने वाली है। 8 दिन के बाद उसका टेस्ट करा के देखो, टीबी निकल आएगी। लेकिन उस बंदे ने कभी भी लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होना दिया। मतलब नेगेटिव थॉट को कभी भी अपने अंदर मत जाने दो। हाँ, वो कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों को दोष देते हैं, और कुछ लोग अपने को जोश देते हैं, खुद को जोश देते हैं। सो ये आपको देखना है, आपको तय करना है कि आप इन दोनों में से कौन से हैं। दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। हमारी जिंदगी के ये तजुर्बे हैं, अनुभव हैं, जो हमने आज आपके साथ डिस्कशन किए हैं, और बहुत जल्दी मिलते हैं एपिसोड नंबर 7 में। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और भी आपकी कोई सजेशन हो तो जरूर हमें बताइएगा। बिल्कुल, ठीक है, और कोई भूल चूक हो तो माफ करिएगा, क्योंकि जवान में कोई हड्डी नहीं होती ना। ठीक है, और गलती तो होती है, गलती हर इंसान से हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहो, आबाद रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो या अहमदाबाद में रहो। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं, आपको जब अपना कीमती समय आप हमारी बातों को सुनने में लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम कितने और वर्ष जिएंगे, लेकिन हम जो भी अपना अनुभव है आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी यूट्यूब पर छोड़ के जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारी कहानियां, किस्से हैं कि जो मतलब हमने जिंदगी में अपने दादा दादी से सीखे हैं। आजकल के बच्चों के पास टाइम नहीं कि अपने दादा दादी के पास बैठे। बिल्कुल, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे दादा दादी ने जब हमें कहानियां सुनाई तो उस समय यूट्यूब वगैरह नहीं था। बिल्कुल, ठीक है, कुछ नहीं और था। ये जो है ना कि जिंदा होते तो रास्ता बताते, हम तो मरे पड़े हैं। ये कहानी शादी के बाद ये मिसेस धीमान ने मुझे सुनाई थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इससे बहुत शिक्षा ली। मुझे मेरे पापा जी के चाचा जी लगते थे, मतलब मेरे दादाजी लगते थे। उन्होंने ये स्टोरी मुझे सुनाई थी बचपन में, और ये स्टोरी मुझे बचपन से बहुत अच्छी लगती थी। और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हमें वो कहानी सर बहुत अच्छी लगती है, सुनाइए सुनाइए जरूर। पंजाब से स्पेशली गुरतेज सिंह ने डिमांड करी थी इसकी। हाँ कि सर वो कहानी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें, बड़ी सीख है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोगों तक पहुंचे। मैं और मेरी कार एपिसोड 6 के जरिए। तो आज हमने पूरी कोशिश की है बेहतर से बेहतर आपको परोसने की। तो देखिए, अभी दादाजी तो है नहीं दुनिया में, फिर भी हम उनकी सुनाई हुई स्टोरी को आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। मतलब उनकी आत्मा को कितनी शांति मिल रही है। यस यस यस, उनकी स्टोरी दोहराई जा रही है। और ये जो है ना, धीरे धीरे हमें, जब हम एक चीज को बार बार सुनते हैं तो और भी बहुत सारी हमें शिक्षा ग्रहण होती है, नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत सारे दिल वाले आइकॉन ऐसे करके बना के भेज रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दिल की बात है तो दिल से ही सुनी जाती है। ठीक है, कई बार लोग कहते हैं सर आप कहाँ हैं, मैं कहता हूँ हम तो बैठे हैं आईने जिगर में यार, जरा नजरें झुका के देख, क्योंकि जिगर तेरा तेरे पास ही है, आंखें भी तेरे पास हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके बाय, मिलते हैं
बहुत जल्दी 11 जून 2023 रात को 8:30 बजे मैं और मेरी कार एपिसोड नंबर 7 में कुछ नया लेकर आपके सामने आते हैं। तब तक करिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।